नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। हम सभी लोग फरवरी की करंट अफेयर की क्लासेस कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप हालिया के एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो भी एक्सरे टेक्नीशियन या अन्य जो भी एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुए हैं, अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें करीब औसतन रूप से 2 से 3 नंबर का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न बदल दिया गया है, करीब 20 नंबर का आपका उत्तर प्रदेश हो गया है। तो अगर कोई अतिशयोक्त नहीं होगा दोस्तों, अगर 2 से 3 नंबर से ज़्यादा भी मैं कहूँ अगर पूछा जा रहा है, क्योंकि कभी कभी जब चीज़ें चर्चा में आती हैं तो उससे लेकर के सीधे तौर पर प्रश्न ना बन करके उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे किसी प्रकार का अभी हाल ही में एक जो ओखला आपका अभ्यारण्य है वह काफ़ी चर्चे में रहा था, तो उससे लेकर के भी सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर उससे जुड़ी हुई चीज़ों से लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर मैं कहूँ मंडी सचिव, एजीटीए, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, आरओ, इन सब के लिए ये क्लासेस आपके लिए जो महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 1 साल का करीब करंट अफेयर आपका तैयार होना चाहिए। तो उसी के लिहाज से जनवरी की क्लासेस कराई जा चुकी हैं, फरवरी की आरंभ की गई हैं। तो दिसंबर तक की क्लासेस आपको करंट अफेयर की कंप्लीट करा दी जाएंगी। ये क्लासेस आपको निरंतर मिलती रहेंगी समय के साथ साथ। तो हमारा अंतिम प्रश्न क्या था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सोलर बोर्ड का कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो अयोध्या में उद्घाटन किया गया था। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से थे? अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों कि अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना पर बात करी जा रही है। अयोध्या को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का उत्तर प्रदेश का प्रयास जारी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इस पर हमने बात कर ली थी। अब आगे अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या था कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के तहत लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का कार्यकाल घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि इसमें समय समय पर संशोधन हुए हैं। पहला क्या है? 8 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? जैसे कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 है, इसके तहत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल घटा करके जो पहले 8 वर्ष था अब 5 वर्ष कर दिया गया है। इसका क्या सही जवाब है? 5 वर्ष। पहले दोस्तों 8 वर्ष था, पूर्व में कितना था? पहले पूछा जाता था कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो 8 वर्ष का, वो 8 वर्ष का था। किंतु 2024 में जो संशोधन विधेयक पेश किया गया उसके तहत 8 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। तो अब हम सभी लोग कुछ इससे जुड़ी हुई कुछ अतिरिक्त चीज़ों पर बात करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 को पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 201 के अधीन अनुमति प्रदान करी गई थी। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का कार्यकाल पहले 6 वर्ष का था, फिर जिसे मार्च 2012 में संशोधित किया गया, तब इसे 8 वर्ष कर दिया गया। अब क्या किया गया? उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के अंतर्गत लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटा करके फिर से क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। तो एक बार फिर से समझते हैं, फिर इसको नोट करते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि लोकायुक्त जो अधिनियम था उसे कब पारित किया गया था? तो 1975 में पारित किया गया था। ठीक है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 201 के अंतर्गत क्या किया गया? अनुमति इसको प्रदान करी गई थी। ठीक है। पहले उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल था 6 वर्ष का था, फिर मार्च 2012 में संशोधित करके उसको 8 वर्ष किया गया, फिर 2024 में संशोधित करके उसे 8 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। तो इन सब बिंदुओं को नोट करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि प्रश्नों को पूछने का तरीका अब समय के साथ साथ बदलता जा रहा है। पहले सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता था, अब अगर थोड़ा गहराई से बात करें, कथन कारक करके कौन सा सही है कौन सा नहीं, इस प्रकार से घुमा घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको चीज़ों को थोड़ा बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपसे इस विधेयक के चलते लोकायुक्त का मुद्दा चर्चे में आया। अब आपसे ये ना पूछा जाए कि कब से कितना कर दिया गया, घटा करके कितना कर दिया गया, आपसे यही पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया था। तो जुड़ा तो इससे ही हुआ है ना।
तो आप ये कह नहीं सकते कि ये हाँ हाल ही से करंट अफेयर से नहीं आया। तो कभी कभी जो चीज़ें चर्चे में रहती हैं उनसे सीधे तौर पर प्रश्न ना पूछ करके कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो नोट करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी सरकार द्वारा क्या किया गया 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1975 में पारित किया गया। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसे राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 201 के अधीन अनुमति प्रदान करी गई। जिसे राष्ट्रपति द्वारा किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 201 के तहत अनुमति प्रदान करी गई। अनुमति प्रदान करी गई। ठीक है, और उप लोकायुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का था। पूर्व में जो उप लोकायुक्त का कार्यकाल क्या था? पूर्व में लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का था। जिसे क्या किया गया? मार्च 2012 में संशोधित करके 8 वर्ष किया गया। फिर क्या किया गया? 2024 के विधेयक के तहत। फिर 2024 में क्या किया गया? तो 2024 में 8 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो उम्मीद है आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। और उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल थे। वर्तमान समय में कौन है? संजय न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। प्रथम लोकायुक्त कौन था? अब मान लीजिए आपसे यही पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। और वर्तमान के कौन है? संजय मिश्रा। तो वर्तमान के संजय मिश्रा। तो चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे दोस्तों। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको याद हो जाए, क्योंकि ज़रूरी क्वेश्चन है। मान लीजिए अगर आ जाए तो छूटने ना पाए। उत्तर प्रदेश के द्वारा एस्केलेटर विधेयक और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत क्या किया गया? जो लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल 8 वर्ष का था उसे घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। और अधिकतम आयु कितनी कर दी गई? 70 वर्ष कर दी गई। अधिकतम आयु कितनी की गई? 70 वर्ष कर दी गई। अधिकतम आयु 70 वर्ष। कहने का तात्पर्य क्या? 8 वर्ष का कार्यकाल रहेगा या फिर 70 वर्ष तक वह अपने पद पर बना रहेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्व में जो अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1975 में पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आर्टिकल 201 के अंतर्गत
अनुमति प्रदान करी गई। ठीक है, तो पूर्व में कार्यकाल लोकायुक्त का जो भी था कितना था, तो 6 वर्ष का था, जिसे मार्च 2012 में संशोधित किया गया और 8 वर्ष का कर दिया गया। फिर 2024 में संशोधित करके उसे 8 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कर दिया गया और अधिकतम आयु 70 वर्ष कर दी गई। प्रथम लोकायुक्त की अगर हम बात करें तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल थे और वर्तमान समय में संजय मिश्रा हैं। एस्केलेटर जो विधेयक था, इन दोनों को कह सकते हैं साथ में पारित किया गया। तो जो एस्केलेटर विधेयक था इसके अंतर्गत क्या क्या था, जो भी चीज़ें होंगी अब उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश के द्वारा लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक 2024 पारित किया गया था। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया था कि जो भी यह विधेयक बनेगा उसमें ऊर्जा विभाग की मंजूरी के बिना किसी भी प्रकार की कोई लिफ्ट और एस्केलेटर नहीं लगाए जाएंगे। अगर प्रत्येक 5 वर्ष में उनका नवीनीकरण भी कराया जाएगा, जो भी मंजूरी मिलेगी उसकी अनुमति जो उसका नवीनीकरण किया जाएगा करीब 5 वर्षों में पुनः किया जाएगा और इसका वार्षिक परीक्षण होगा। जो भी इन चीज़ों का उल्लंघन करेगा उस पर संबंधित चीज़ों के द्वारा जो भी संस्था जिम्मेदार होगी उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सालाना परीक्षण करने पर करीब शुल्क के तौर पर 1500 रुपये भी जमा किए जाएंगे। ये सब चीज़ें एस्केलेटर विधेयक में उल्लेखित की गई थी, किंतु आपके लिए लोकायुक्त संशोधन विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको याद रखिए आप लोग। अगला हमारा प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा का उद्घाटन कब हुआ? उत्तर प्रदेश का रक्षा औद्योगिक जो गलियारा है UPDIC, इसका उद्घाटन कब हुआ? 2015, 2018, 2016 या फिर 2022? तो यह उत्तर प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है दोस्तों। इसका उद्घाटन 2018 में किया गया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्ष 2018 इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई थी, उससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं शामिल किया क्योंकि उसमें कुछ निवेश को लेकर के महत्वपूर्ण खबर आई थी, तो मैं आपको समझाया दे रहा हूँ, बस एक बार सुन लीजिए उसको कि जो भारत के प्रधानमंत्री महोदय थे उनके द्वारा 19 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी 2024 तक करीब लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले जो ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में था, समारोह के अंतर्गत 10.11 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर लाने के लिए उनके द्वारा भूमि पूजन किया गया था। तो क्या खबर थी? 19 से 21 फरवरी के अंतर्गत लखनऊ का जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह है उसमें 10.11 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भूमि पूजन करा गया। तो यह पूछा जा सकता है कि ग्राउंड जो ब्रेकिंग समारोह है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन करा गया था। ठीक है, 29 जुलाई 2018 को जो लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का जो पहला आयोजन हुआ था उसके लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए थे, वहीं अब 10.11 लाख करोड़ रुपए तक इस निवेश बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ग्राउंड ब्रेकिंग को लेकर के अभी आगे कुछ महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हुई थी, उस सब पर हम बात करेंगे, तो मैंने यहाँ बता दिया ताकि आपको चीज़ें कुछ नई ना लगें। ठीक है, हम सभी लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? तो प्रश्न क्या है आपका कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए जो नोडल मंत्रालय है कौन है? आपके ऑप्शन कौन है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, 19 फरवरी से अभी हमने बात की थी कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग जो समारोह है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का आयोजन दोस्तों लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंतर्गत आयोजित हुआ। कब से कब तक? तो 19 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी के अंतर्गत हुआ। उसमें करीब 10.11 लाख करोड़ का निवेश उसको धरातल पर लाने की बात करी जा रही थी। ठीक है, तो हरित उद्योग को लेकर के भी खबर प्रकाशित हुई थी कि 19 फरवरी 2024 को जो भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश को हरित उद्योग आधार वाले राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। किसके रूप में? तो
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश को हरित उद्योग आधार वाले राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। हरित उद्योग आधार वाले राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसी को लेकर के यह यहाँ पर प्रश्न शामिल किया गया कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए जो नोडल मंत्रालय कौन है, और कुछ नोडल मंत्रालय जो हरित हाइड्रोजन मिशन है इसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी समझ लेते हैं सभी लोग। वर्ष 2030 तक कौन से अपेक्षित परिणाम दिए जाने हैं? वर्ष 2030 तक अपेक्षित परिणाम, कुछ बिंदु हैं इनको देख लीजिए। ये पहला बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन तो वर्ष 2023 तक कौन से अपेक्षित परिणामों की बात की जा रही है कि प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाना चाहिए। एक अगला बिंदु कौन सा आपको याद रखना है कि वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वार्षिक CO2 उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी। और इसके अंतर्गत 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है कि हरित हाइड्रोजन मिशन का जो नोडल मंत्रालय कौन है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और जो 2030 तक के कुछ अपेक्षित परिणाम हैं उनकी हम बात करें तो प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन। वहीं वार्षिक दर की अगर हम बात करें CO2 उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। 5 इधर हो गया आपका, ये आपका 50 हो गया, ये इधर 5 हो गया। 5 के आगे 0 लगा देंगे तो 50 हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखिए। और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन दोस्तों प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित एक प्रकार का तत्व है जो कुछ अन्य तत्वों के साथ संयोजन में ही मौजूद होता है। और हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल्की धाम मंदिर की नींव कहाँ रखी गई या कहाँ रखी जाएगी? फरवरी माह की खबर है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल्की धाम मंदिर की नींव कहाँ रखी जाएगी? आपका विकल्प कौन कौन से हैं? सीतापुर, अयोध्या, संभल, गोरखपुर। तो इसका सही जवाब क्या है? संभल इसका विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। ठीक है, और इस मंदिर का जो निर्माण कौन करेगा? तो कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। तो आपको याद रखना कि कल्की धाम मंदिर की नींव कहाँ रखी गई? संभल में रखी गई। किसके द्वारा रखी गई? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई?
किसकी आपका प्रश्न क्या है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? आपके विकल्प है 1975, 1923, 1875 या फिर 1989। तो इसका सही जवाब क्या है? सी विकल्प आपका सही जवाब है। 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना करी गई थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न को शामिल क्यों किया गया है? क्या खबर रही थी जो चर्चा में आई थी जिसके चलते इस चीज़ को शामिल की गई है? पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर प्रदेश में कुछ बारिश की संभावनाएं हुई थी, उसी को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई थी। तो खबर क्या थी पहले उसको हम सभी लोग समझते हैं। तो जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा कुछ आंकड़ा जारी किए गए थे जिसमें कहा गया था कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना, मध्यम बारिश की संभावना और ओलावृष्टि के साथ साथ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तीव्र बर्फबारी होने की संभावना थी। तो यही खबर जारी की गई थी, जो भी आंकड़ा था प्रस्तुत किया गया था इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, उसी के लिए यहाँ पर शामिल किया गया दोस्तों। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती तूफानों की एक प्रकार की श्रृंखला होती है जो आमतौर पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती तूफान होते हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, ये आमतौर पर 9000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके भारत में पहुँचते हैं और यह उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको नोट कर लेते हैं ताकि आपकी नज़र के लिए नज़र के तरह पड़े रहेंगे हमेशा। आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। पश्चिमी विक्षोभ जो चक्रवात होते हैं उनकी उत्पन्न कहाँ होती है, कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती तूफान कहाँ उत्पत्ति होती है दोस्तों इनकी? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पत्ति होती है और ये शीत ऋतु वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए? तो शीत ऋतु में जो होने वाली वर्षा है शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी। तो बाकी आपके लिए कुछ चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं नहीं, जितना था हमने बता दिया यहाँ पर। अब हम सभी लोग थोड़ा इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में IMD के बारे में खबर क्या थी, हमने उस पर भी बात की। तो IMD की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। यह है क्या? तो ये भारत देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है जो मौसम से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को जारी करती है। किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उन पर हमने बात कर ली। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी आपका अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश को वर्ष 2017 की तुलना में 2019-23 में कितने गुना FDI अधिक प्राप्त हुई है? तो ये थोड़ा कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। कि उत्तर प्रदेश को आप 2000 से लेकर के 2017 की तुलना में 2019 से 2023 के बीच में कितने गुना अधिक FDI प्राप्त हुई है? सही है दोस्तों, 2000 से ही बात की जा रही है यहाँ पर। तो
कितने गुना अधिक एफडीआई प्राप्त हुई? आपके विकल्प हैं 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 4 गुना। 4 गुना अधिक इसको उत्तर प्रदेश को एफडीआई प्राप्त हुई है, ठीक है, 2019-23 में। तो खबर क्या थी कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या कहा गया कि भारत में विदेशी निवेशों के लिए एक उभरता हुआ उत्तर प्रदेश एक गंतव्य स्थल है, ठीक है। तो उसी सम्मेलन में बताया गया था कि वर्ष 2000 से लेकर के 2017 की तुलना में वर्ष 2019 से लेकर के 2023 में उत्तर प्रदेश को करीब 4 गुना अधिक प्रत्यक्ष जो एफडीआई है वह प्राप्त हुई थी, ठीक है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य की छवि काफ़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 7 वर्षों में करीब उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती थी। क्या कहा जाता था? बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती थी, ठीक है। और बीमारू राज्य में कौन कौन शामिल थे? तो बिहार शामिल था आपका, मध्य प्रदेश, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन्हीं का बीमारू एक संक्षिप्त रूप था, ठीक है। तो यह ऐसे राज्यों का जो बीमारू शब्द है एक ऐसे राज्यों के समूह को प्रदर्शित करता है जो ऐतिहासिक रूप से आर्थिक या सामाजिक संकेतकों में काफ़ी पिछड़े पाए गए हैं, तो उसी को प्रदर्शित करता है। तो यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया, यह उत्तर प्रदेश की बदलती हुई छवि है, अब वह बीमारू राज्य से निकल रहा है। तो खैर अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण खबर है हम उसको समझते हैं कि उत्तर प्रदेश को वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में 2019 से 2023 में कितने गुना अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? तो एफडीआई 4 गुना एफडीआई प्राप्त हुआ है। अब हम सभी लोग जरा एफडीआई को और एफपीआई को समझ लेते हैं। एफडीआई है क्या और एफपीआई क्या है? तो पहले एफडीआई की बात करें। एफडीआई क्या है? तो किसी दूसरे देश में स्थित व्यवसायों और संपत्तियों में विदेशी संस्थाओं व्यक्तियों के द्वारा जो निवेश किया जाता है उसे हम सभी लोग एफडीआई कहते हैं। और एफपीआई क्या है? एफपीआई की अगर हम बात करें, वित्तीय संपत्तियों में विदेशी व्यक्तियों या संस्थानों या निधियों द्वारा जो भी निवेश किए जाते हैं वो एफपीआई कहलाता है, ठीक है। तो एफडीआई क्या है? एफडीआई की अगर हम बात करें, एफडीआई है क्या? जो मान लेते हैं किसी दूसरे देश में जो भी कोई व्यवसाय स्थित है और जो भी संपत्ति या विदेशी संस्थाओं में स्थित है उसमें व्यक्तियों के द्वारा जो निवेश किया जाता है उसे हम सभी लोग एफडीआई कहते हैं, ठीक है। किसी दूसरे देश में स्थित व्यवसायों और संपत्तियों में विदेशी संस्थाओं व्यक्तियों द्वारा जो निवेश किया जाता है, किसके द्वारा? तो विदेशी संस्थाओं और व्यक्तियों के द्वारा। किया गया निवेश। ये आपका एफडीआई हो गया। एफपीआई क्या है? एफपीआई की अगर हम बात करें तो वित्तीय संपत्ति में जो विदेशी व्यक्तियों, संस्थानों या निधियों के द्वारा जो निवेश किया जाता है वो एफपीआई कहलाता है। वित्तीय संपत्तियों में जो हमारी वित्तीय संपत्तियां होती हैं वित्तीय संपत्तियों में विदेशी व्यक्तियों संस्थानों या निधियों द्वारा किए गए निवेश।
तो फिर से समझ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि जो किसी दूसरे देश में जो भी व्यवसाय स्थित हैं और संपत्तियों में जो विदेशी संस्थाओं या फिर व्यक्तियों के द्वारा जो निवेश करे जाते हैं वो एफडीआई कहलाता है। अगर एफपीआई की हम बात करें तो जो हमारी वित्तीय संपत्तियाँ होती हैं उसमें विदेशी व्यक्तियों, संस्थानों या फिर किसी निधि के द्वारा अगर कोई निवेश किया जा रहा है तो वह एफपीआई कहलाएगी। ठीक है। एफडीआई में किसी पूर्व सरकारी स्वीकृत की जो एफडीआई में अगर कोई व्यक्ति या संस्था किसी प्रकार का निवेश कर रही तो उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई पूर्व सरकारी स्वीकृत की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। और वहीं अगर हम एफपीआई की बात करें तो उसमें स्वामित्व प्राप्त किए बिना वित्तीय संपत्तियों को की क्या होती खरीद बिक्री करी जाती है। खैर बहुत ज़्यादा डीप में जाने की हमें ज़रूरत है नहीं। भारत के कुछ अगर हम शीर्ष एफडीआई की बात करें कहाँ से प्राप्त हुई है तो मॉरिशस से। मॉरिशस से शीर्ष एफडीआई। और अगर एफडीआई आकर्षित करने वाले कुछ क्षेत्रों की बात करें तो सेवा क्षेत्र। आपके लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है। कुछ अगर हम एफडीआई और एफपीआई के अंतरों की बात करें तो एफडीआई दोस्तों प्रकृति में कैसा होता है दीर्घकालिक होता है और एफपीआई कैसा होता है तो अल्पकालिक होता है। एफडीआई दूसरे देश में किसी प्रकार का दीर्घकालिक निवेश होता है और जो एफपीआई होता है निवेश पर जो निवेश किए जाते हैं उस पर तीव्र रूप से रिटर्न अर्जित करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है। निवेश किस में करे जाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण संपत्ति जैसे जो कारखाने, भवन, कुछ मूर्त संपत्तियां जो होती हैं उसमें किए जाते हैं। और एफपीआई की वित्तीय संपत्तियों की बात करें तो स्टॉक हो गए, बॉन्ड हो गए, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। एफडीआई के अंतर्गत क्या होता है जो रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आर्थिक विकास ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल होते हैं। जबकि एफपीआई क्या है अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है और शेयर बाजारों को भी प्रभावित करने का कार्य करता है। एफडीआई में जैसे रोजगार सृजन की बात की जा रही, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आर्थिक विकास की अगर हम बात करते हैं तो यह क्या मान लीजिए किसी प्रकार का अगर कोई भवन बनाया जा रहा है या किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है तो उसमें कुछ व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। ठीक है। किसी प्रकार की नई तकनीक उसमें शामिल करी जाएगी। ये सभी एफडीआई के अंतर्गत प्रमुख उल्लेखनीय चीज़ें हैं। एफपीआई में क्या होता है अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है, तीव्र रूप से रिटर्न अर्जित करने का एक माध्यम है और शेयर बाजार को भी यह प्रभावित करने का कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो ने आगरा के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है। आपका अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो आगरा के जामा मस्जिद है स्टेशन है उसका नाम क्या बदल करके कर दिया गया है। जामा मस्जिद, जामा स्टेशन, मनकामेश्वर मंदिर या फिर ताज स्टेशन। तो इसका सही जवाब क्या है कि मनकामेश्वर मंदिर इसका सही जवाब है दोस्तों। तो कुछ पुराणों के अनुसार अगर हम बात करें मनकामेश्वर मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने द्वापर युग में करी थी। कब करी थी? स्वयं भगवान शिव के द्वारा द्वापर युग में करी गई। तो इसको याद रखिए कि आगरा के जो जामा मस्जिद स्टेशन है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया मनकामेश्वर मंदिर कर दिया गया। जिसके बारे में कौन सी चीज़ें प्रमुख रूप से बातें करी जाती हैं कि स्वयं भगवान शिव जी के द्वारा क्या किया गया द्वापर युग में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है। एक उल्लेखनीय बिंदु है कि प्राथमिकता गलियारे पर मेट्रो सेवा का उद्घाटन 25 से 28 फरवरी के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए जाने की पूर्णकालिक उम्मीद थी। ठीक है। तो इसको भी याद रखिए आप लोग, नोट करने की आवश्यकता है नहीं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश विकास परियोजनाओं के लिए किस प्रकार के फंड का उपयोग करेगा। आपके विकल्प कौन कौन से हैं? CSR, ABR, CCR, BCR।
तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? CSR इसका सही जवाब है। यह खबर चर्चा में क्यों आई? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी सामाजिक आर्थिक प्रयास करे जा रहे हैं उसके लिए राज्य के जो राज्य का कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायी भंडार है उसको बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश उन शीर्ष 5 राज्यों में से एक है जो कंपनियों से CSR फंड का अधिकांश हिस्सा है। ठीक है, तो क्या है कि उत्तर प्रदेश कुछ 5 राज्यों में से कुछ शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है जिसमें कंपनियों से जो CSR का फंड है उसका अधिकांश हिस्सा इस्तेमाल करा जाएगा। अन्य में कुछ कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु शामिल हैं। ठीक है, एक आंकड़ा है दोस्तों, उसको आप ऐसे सुन लीजिए कि राज्य ने CSR फंड के माध्यम से बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र के कुछ अग्रणी कंपनियों के योगदान को स्वीकार करा था। ठीक है, वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश को केवल 148 रुपये मिले थे। जो गौर करने वाली बात यह है कि 2017-18 में बढ़कर के 435 करोड़ हो गए। वहीं 2021-22 में उत्तर प्रदेश में 1321 करोड़ रुपए का CSR खर्च हुआ था, जो 2022-23 में कितना हो गया? 2022-23 में कितना हो गया? 1500 करोड़ रुपए। अब हम CSR को समझते हैं कि CSR क्या है हमारा। आपको प्रश्न क्या याद रखना है कि किस फंड का उपयोग किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के द्वारा विकास परियोजनाओं को अग्रणी करने के लिए? तो CSR फंड का उपयोग किया जा रहा है। CSR फंड है क्या, उसको समझते हैं। तो CSR फंड दोस्तों कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की एक प्रकार की अवधारणा है जिसमें क्या होता है कि कंपनियों के द्वारा जब पर्यावरण और कुछ सामाजिक कल्याण पर उनके प्रभाव का आकलन करना होता है। मान लीजिए जैसे कंपनियां हमारे पर्यावरण का एक प्रकार से दोहन ही करती हैं विभिन्न प्रकार की गैसों के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये विभिन्न प्रकार की जो सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, विभिन्न प्रकार की जो भी प्रदूषण है ये सभी पर्यावरण का दोहन इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इनकी कुछ दायित्व हैं हमारे समाज के प्रति कि कुछ सामाजिक भला करें, अपना प्रॉफिट तो उनके द्वारा देखा ही जा रहा है। उसके द्वारा कुछ हमारी सरकार के द्वारा कुछ नई नई योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। तो उसी प्रकार की एक प्रकार की अवधारणा है कि कंपनियों को पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण पर उनके कुछ प्रभावों का आकलन करना है और जिम्मेदारी लेना है। साथ ही सकारात्मक सामाजिक तथा पर्यावरणीय परिवर्तन को बढ़ावा देना इनके लिए एक अहम कदम होगा। ठीक है, तो यही CSR है कि उनके दायित्व क्या है, जो पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण पर उनके प्रभाव उसका आकलन करें और उसकी वह जिम्मेदारी लें और कुछ सकारात्मक कार्य करें और पर्यावरण के जो परिवर्तन है उसको बढ़ावा दें। और कॉर्पोरेट के जो कुछ प्रमुख उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं? 4 उत्तरदायित्व हैं दोस्तों, कौन कौन से? पर्यावरणीय, नैतिक, परोपकारी और आर्थिक। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि CSR है क्या, एक प्रकार का सामाजिक उत्तरदायित्व है। ये सभी कंपनियां क्या करती हैं, हमारे पर्यावरण का दोहन करती हैं। तो इसके प्रति इनका एक दायित्व है कि पर्यावरण की बेहतरी के लिए कुछ कार्य करें, इनके जो भी अपने प्रभाव हैं उनका आकलन करें और उसकी बेहतरी के लिए कुछ सकारात्मक काम करें। ठीक है, इसके 4 प्रमुख उत्तरदायित्व हैं: पर्यावरणीय, नैतिक, परोपकारी और आर्थिक। अब आपके लिए ध्यान देने वाली चीज़ कौन है? कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होंगे जिनका वार्षिक कारोबार कितना होगा? 1000 करोड़ रुपये से अधिक होगा। तो किसके अंतर्गत? जो आपका कंपनी अधिनियम 2013 है, कंपनी अधिनियम 2013, इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों? जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, जो उत्तरदायित्व है वह किस पर लागू होगा? जिनका वार्षिक कारोबार कितना है?
1000 करोड़ रुपए है या फिर उससे अधिक है? 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक, या उससे अधिक है, या फिर क्या है, या उनकी जो कुल संपत्ति है, या कुल संपत्ति कितनी 500 करोड़ रुपए है, या फिर अधिक है। या उनका शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए, 5 करोड़ रुपए, या अधिक। तो समझ गए CSR है क्या? कंपनियों के द्वारा जो पर्यावरण का दोहन होता है तो उसके प्रति उनके कुछ नैतिक और पर्यावरणीय परोपकारी या आर्थिक जो कुछ उत्तरदायित्व हैं उसी की दिशा में पर्यावरण की सकारात्मक बेहतरी के लिए कुछ कार्य करने होंगे, उसी को CSR कहा गया। CSR किस पर लागू होता है? तो कंपनी अधिनियम 2013 कौन कौन से प्रावधान करता है? यह उन कंपनियों पर लागू होगा जिनका वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ रुपए है या फिर उससे अधिक है, जिनकी कुल संपत्ति या तो 500 करोड़ रुपए है या उससे भी अधिक है, और जिनका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या फिर उससे अधिक है, तो उन पर यह CSR जो जिम्मेदारी होगी, उत्तरदायित्व होगी, लागू होगा दोस्तों। किस कंपनी अधिनियम के तहत? तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत। और कंपनी अधिनियम 2013 है क्या? तो यह वर्ष 1956 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, भारतीय कंपनी अधिनियम संसद का एक अधिनियम है जिसे वर्ष 1956 में अधिनियमित किया गया था। और हमारा संभवतः कुछ एक अंतिम खबर है, वहाँ यहाँ पर टाइप नहीं किया गया क्वेश्चन, ऐसे ही समझ लीजिए। हालांकि पूर्व में भी कर चुके हैं इस प्रकार का प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 21 हवाई अड्डे 21 हवाई अड्डों वाला राज्य होगा। यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक सम्मेलन में इस बात को भी एक बार कहा गया था। तो उसमें उत्तर प्रदेश में 5 और हवाई अड्डे कौन कौन होंगे? आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट होंगे। अगर हम बात करें 2014 में कितने थे, तो उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे थे, वहीं अब 10 हवाई अड्डे हैं। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके लिए 1150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। इसको तो हम सभी लोगों ने पूर्व में ही बात कर ली थी। और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना क्या है? उड़ान के अंतर्गत है। RCS उड़ान तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत है। नागरिक उड्डयन नीति 2016 का यह एक हिस्सा है। यह योजना कितने वर्षों के लिए लागू है? तो 10 वर्ष की अवधि के लिए दोस्तों यह लागू करी गई थी। और एक अंतिम बिंदु याद रखिए कि उत्तर प्रदेश की जो नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति है कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 2017 में शुरू की गई थी।